नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर झारखंड की कुर्सी को लेकर के है, क्योंकि झारखंड में वाकई सियासी भूचाल आया हुआ है। आपको बता दें, चंपई सोरेन जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जेएमएम के नेता हैं, वो अभी दिल्ली पहुंचे और खबर यह है कि अपने साथ कुछ विधायकों को भी लेकर के आए हैं और वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस सवाल का जवाब जब उनसे लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। एक ही बात बार बार वो कहते रहे, मैं अभी जहां हूं वहीं हूं, मैं अभी जहां हूं वहीं हूं, मतलब मैं अभी जेएमएम में ही हूं। लेकिन क्या वो जेएमएम में आगे भी रहेंगे और कितने दिन रहेंगे, असल सवाल तो यह है। जानकारी के मुताबिक चंपई सोरेन बीजेपी के सीनियर लीडर्स के टच में हैं और उनकी और बीजेपी के बीच की बातचीत एडवांस स्टेज पर चल रही है। सवाल यह है कि चंपई सोरेन अगर बीजेपी में आते हैं तो उनको क्या मिलेगा, उनके साथ जो विधायक आते हैं उनको कैसे भारतीय जनता पार्टी एडजस्ट करेगी और आगे चुनाव के बाद आखिर इनकी भूमिका क्या होगी। लेकिन इस बात में अब कोई शक नहीं है कि चंपई सोरेन जो दिल्ली आए हैं, ये शुद्ध तौर पर एक सियासी दौरा उनका है और यहां उनकी मुलाकात बीजेपी के आला नेताओं के साथ हो सकती है। खबर आज सुबह सुबह आई कि चंपई सोरेन दिल्ली आ रहे हैं। एयरपोर्ट पर मीडिया खड़ी हो गई। चंपई सोरेन जैसे ही बाहर निकले, माइक उनके सामने लगा दिए गए और पूछा गया कि आखिर आप दिल्ली क्यों आए हैं। सुनिए चंपई सोरेन क्या कह रहे हैं। अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है जी जी है ना। हाँ। और अपना निजी काम में दिल्ली आए। लेकिन सर बीजेपी ज्वाइन करेंगे, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं, हाँ या ना सर, ये तो क्लियर कर सकते हैं आप। देखिए, हमने बोल दिया जहाँ पर अभी है वहीं पर है। लेकिन मुख्यमंत्री पद से आपको मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक नाराज थे कि परिवारवाद को खत्म करके चंपई सोरेन आगे आए हैं, अब उन्हें हटाया जा रहा है। बड़े नेता हैं आदिवासी। सर, एक बड़े नेता हैं आप आदिवासी, आपको हटाया गया, क्या आपकी नाराजगी है हेमंत सोरेन से या जेएमएम से? आपको लगता है कि नहीं हटाना चाहिए था, चुनाव आपके उसमें होना चाहिए था? जी सर। आप लोग जैसे हमको सवाल करते जा रहा है ना, जी सर, हम उसमें क्या कहेंगे कि हम जो स्पेशल हम जो बोल दिया, हम निजी काम के लिए काम में आए हैं। हाँ। और हम जहाँ पर है वहीं पर है। कलकत्ता चंपई साहब, कलकत्ता आप गए थे, शुभेंदु जी से मुलाकात हुई आपकी? ये नहीं, हम अभी किसी से मुलाकात नहीं हुआ है। जब हमारा कार्यक्रम ही हम नहीं बना है तो कार्यक्रम बनेगा तभी ना। कलकत्ता आप किस लिए गए थे? चलिए, दिल्ली तो आप निजी काम से आ गए, कलकत्ता किस लिए गए थे? कलकत्ता से तो यहाँ आया हम। हाँ, वहाँ क्यों गए थे आप? बताया वहाँ भी आप लोग देखिए, हम अभी अपना काम में आया है, निजी काम में आया है, बाद में हम बताएंगे। ये चंपई सोरेन लाख इनकार करें, निजी काम से आए हैं। उन्होंने कहा मेरी बेटी दिल्ली में रहती है, मैं उससे मिलने के लिए आया हूं। मुमकिन है उनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन वो दिल्ली अगर आ रहे हैं तो इसके पीछे झारखंड की राजनीति है। झारखंड में अभी चंद महीनों के अंदर चुनाव हो जाएंगे, लेकिन चंपई सोरेन झारखंड के एक बड़े नेता हैं। खासकर अपने इलाके में उनका बड़ा दबदबा है। माना जाता है 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर चंपई सोरेन बहुत अच्छी दखल रखते हैं। और चंपई सोरेन नाराज चल रहे हैं हेमंत सोरेन से, अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। उसकी वजह यह है, जब हेमंत सोरेन जेल गए थे तो उन्होंने बड़े तामझाम के साथ चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया था। उनको यह लगा था कि चंपई सोरेन बड़े वफादार नेता हैं, बड़े सुलझे हुए और शांत किस्म के नेता हैं, इसलिए जब वो वापस आएंगे तो इनको गद्दी से उतारने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक बार जब कुर्सी किसी के हाथ लगती है, तो प्रोग्राम ही है कहानी कुर्सी की, तो कुर्सी में बड़ा आकर्षण होता है और उस आकर्षण से अब छूते नहीं रह पाए चंपई सोरेन। इसलिए जब हेमंत सोरेन बेल लेने के बाद वापस पहुंचे और उन्होंने चंपई सोरेन से अपनी कुर्सी वापस मांगी, तो शायद ये पसंद नहीं आया चंपई सोरेन को। शायद वो ये चाहते थे कि चुनाव तक उनको मुख्यमंत्री बने रहने दिया जाए, चुनाव के बाद जो समीकरण बनते उसमें शायद चंपई सोरेन आगे अपना खेल करते। लेकिन इस वक्त जैसे हेमंत सोरेन ने उनको कुर्सी से उतारा और अपदस्थ किया है, उससे चंपई सोरेन बड़े नाराज हैं। बताया जा रहा है उनके साथ उनके कुछ लॉयल एमएलएज भी हैं, वो भी चंपई सोरेन का साथ देंगे और वो भी चंपई सोरेन जहां का भी रुख करेंगे वहां उनके साथ वो आ सकते हैं। अब चंपई सोरेन अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब नजर हमारी रहेगी कि वो अगला कदम उनका क्या हो सकता है। हो सकता है वो झारखंड भवन जाएं और झारखंड भवन के बाद आज दोपहर बाद उनकी मुलाकातें हो सकती हैं। ये चर्चाएं जो हैं इस वक्त चल रही हैं। किससे उनकी मुलाकात होगी अभी ये साफ नहीं है, लेकिन इस बात की हम पुष्टि कर सकते हैं कि बीजेपी के साथ चंपई सोरेन लगातार संपर्क में है और वो अपनी पार्टी से इस कदर नाराज हैं कि वो झटका भी दे सकते हैं, बीजेपी में आ भी सकते हैं। अब मैं आपको अपने मेहमानों से मिलवा रहा हूं। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं कहानी कुर्सी के आज के प्रोग्राम में। बहुत स्वागत समीर जी आपका। हमारे साथ अवधेश कुमार जी। अवधेश जी बहुत स्वागत आपका। आरती टीकू सिंह जी भी हमारे साथ हैं। जी आपका बहुत स्वागत। समीर जी क्या खेल है, क्या खबर है? देखिए होना ही था,
अच्छा। चंपई सोरेन का कई लंबे समय से चल रहा था कि जाएंगे, और इस खेल के पीछे एक बाबूलाल की दूसरे बाबूलाल से बातचीत का बड़ी भूमिका है इसके अंदर। एक बाबूलाल तो मरांडी हो गए, एक बाबूलाल मरांडी हो गए और दूसरे है बाबूलाल सोरेन, चंपई सोरेन के बेटे। अच्छा। जो इस बार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। जब चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो बाबूलाल सोरेन का बड़ा बयान, एक बहुत अच्छा बयान आया था। उनसे पूछा गया कि भाई आपके पिता ने इतना अच्छा काम किया मुख्यमंत्री के रूप में, फिर ऐसा क्या था कि चुनाव के पहले हेमंत सोरेन को बना दिया गया। तो उन्होंने कहा कि भाई हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख है, शिबू सोरेन के बेटे हैं, तो शिबू जी के बाद हेमंत सोरेन की दावेदारी बनती है। मेरे पिता तो जनता के और आदिवासियों के नेता है, वह चाहेंगे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको मिलना थी, लेकिन जिस तरीके से मेरे पिता ने काम किया है वो आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा कि झारखंड में उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया, जनता का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए ये मेरे पिता ने बताया। उस समय उनके बयान को बहुत तुल नहीं दिया गया। उसके बाद से बाबूलाल सोरेन अपने पिता से लगातार इस बात की जिद कर रहे थे कि उन्हें अब नया रास्ता तलाशना चाहिए। अब यह देखना है कि बाबूलाल, खबर यह भी आ रही कि बाबूलाल सोरेन जो उनके बेटे, उन्हें विधानसभा लड़वाया जाएगा, चंपई सोरेन को राज्यसभा भेजा जाएगा, केंद्र के अंदर रखा जाएगा, क्योंकि दोनों को विधानसभा में रख नहीं सकते। बाबूलाल सोरेन ने के लिए टिकट की बात की थी चंपई सोरेन ने, तो चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन ने मना कर दिया था विधानसभा देने से। अच्छा। कहा था आपके लिए एक ही सीट है सरायकेला, या तो आप चुनाव लड़ लीजिए, आपके बेटे को लड़वा दीजिए। अब चंपई सोरेन को अपने बेटे को भी एडजस्ट करना था, तो मुझे लग रहा है कि अब ये स्थितियां होंगी कि हो सकता है चंपई सोरेन दिल्ली की राजनीति करे, बेटा वहां उनका झारखंड की राजनीति करे, या बेटे को दिल्ली लाया जाए, पिता झारखंड की राजनीति करे। बाकी विधायकों को कैसे एडजस्ट किया जाए, समीर मोहंती जो उनके बहुत करीबी वो भी आ चुके हैं। देखिए अब एमएलए लाने का तो कोई बात है नहीं, क्योंकि चुनाव होने जा रहे हैं दो चार महीनों के अंदर। सवाल यह बीजेपी को कितना फायदा होगा चंपई सोरेन के आने से? देखिए भारतीय जनता पार्टी को दो तरीके से फायदा होगा इसके अंदर। किसी भी चुनाव के अंदर जब पार्टी में टूट होती है चुनाव के पहले, तो उसका एक बड़ा संदेश जाता है कि पार्टी चुनाव हारने जा रही है, उससे पार्टी के अंदर भगदड़ मच रही है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर एक जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था, हेमंत सोरेन ने आके मुख्यमंत्री जरूर बन गए, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी दो मोर्चे पे काम कर रही है। एक तो यह साबित करेगी कि हेमंत सोरेन करप्शन के आरोप में अभी उनके ऊपर जांच चल रही, भले उन्हें जमानत मिल गई है, वो भ्रष्टाचारी है, आदिवासियों के लिए काम नहीं किया। और दूसरा यह बताएगी कि देखिए कोल्हान के जो टाइगर है चंपई सोरेन जैसे बड़े नेताजी ने मुख्यमंत्री बनाया, या परिवारवाद की पार्टी है, या परिवार के अलावा कोई मुख्यमंत्री बन नहीं सकता। और चंपई सोरेन जैसे आदिवासी नेता, जिस कोल्हान में 14 सीटें आती, 13 सीटें इंडिया गठबंधन जीता था, सिर्फ एक सीट वहां से सरयू खान जो निर्दलीय जीते थे, जो अब जनता दल यूनाइटेड में चले गए। 14 में से एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को कोल्हान क्षेत्र में नहीं मिली थी। वहां इनका अच्छा दबदबा, 13 सीटें जीती थी। चंपई सोरेन का बहुत अच्छा प्रभाव है, कोल्हान के टाइगर कहलाते हैं। अच्छा। इन्हीं के कारण वहां पर इंडिया गठबंधन मतलब कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा 13 सीटें जीता था। एक सीट भारतीय जनता पार्टी के सरयू रॉय जो निर्दलीय लड़े थे वो जीते थे, वो अब जनता दल यूनाइटेड में चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी का दो पर्पस है, एक तो ये मैसेज देना कि परिवारवाद की पार्टी है, दूसरा इतना बड़ा नेता हमारे पास आने से जो कोल्हान की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी 2019 में हार गई थी, वह 14 में से कम 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है। ये एक संदेश देने की कोशिश, जो पार्टी टूटती है तो भगदड़ मचती है, और मुझे लग रहा है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को। चुनाव से पहले की कहानी तो बता दी गई, आने वाले हैं, अब देखते हैं क्या खबर आगे निकलती है। इसका वही मैं असर जानना चाह रहा हूं, क्या झारखंड की राजनीति पर होगा। देखिए अभी के अनुसार, अभी हम अंदर बैठे थे तो हमने इनके सामने ही कहीं फोन लगाया, बोला कि हाँ वो आ रहे हैं। हाँ क्या वो जो है अभी उसको हमने कहा कोई वायदा भी किया गया था, नहीं कोई वायदा नहीं है, वो जो भी होगा वो भविष्य में होगा। अच्छा। लेकिन वो असंतोष है और रहेंगे, पार्टी में महत्व दिया जाएगा। मैं स्पीकर ऑन करके साथियों से बातचीत कर रहा था। अच्छा। क्योंकि पहले से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा की वहाँ सरकार बनी है, वहाँ के कई नेता बार बार कहते रहे कि बस अब हमारा ऑपरेशन सफल हो गया, और अब गिरी आपके साथ बड़ा प्रयास किया था भाजपा ने भाई। सुनिए, बल्कि एक नेता ऐसे हैं जो हम लोगों के परिचित है, वो तो एक राज्यसभा सांसद के घर पर धरना देने चले गए कि मेरा 2.5 करोड़ इसने डुबा दिया, हुआ कुछ नहीं। फिर उनको समझौता कराया गया। तो ये पहले से ये चीजें वहां कोशिश हो रही है। सेंटर ने कभी इसकी 100% हरी झंडी दे दी हो कि करो, ये बीच के लोग कहते रहे हैं जाके कि हाँ आप करिए, सेंटर की हरी झंडी है। ये एक वहां से लंबे समय, अब अंत में आकर के इनको एक ये मिला है। देखिए देखने से पहली नजर में ये लगता है कि जो 14 सीटें हैं, खासकर वो जो जगह है कोल्हान का क्षेत्र है, कोल्हान के अलावा कुछ जगह भी है, वो भी पढ़ के पता है, तो वहां लगता है कि भाई 11 सीट चूंकि इनके थे, और एक कांग्रेस का था, और एक सरजू राय बीजेपी से विद्रोह करके गए थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री को रघुवर दास को वहां से हराए थे।
तो वो शायद हो जाता है। लेकिन अगर आप जीत हार का अंतर देखेंगे ना, तो कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता है। अच्छा, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000। तो बीजेपी ये नहीं है कि वहां बीजेपी स्ट्रांग नहीं है। वही अगर पहले के चुनाव 2014 के चुनाव की दृष्टि से देखेंगे तो उसमें बीजेपी जो है 7 सीटें, एक निर्दलीय 8 सीटें बीजेपी जीती थी। लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी ने यह महसूस किया है कि हमको खासकर इस क्षेत्र में सरजुग राय के रहने से, चूंकि सरजुग राय बीजेपी के बहुत बड़े नेता रहे हैं, और मुझे तो बहुत आश्चर्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको लेने की कोशिश क्यों नहीं की। अभी भोपाल के कार्यक्रम में मिले थे, मैंने पूछा कि आपसे पार्टी ने संपर्क किया कि नहीं, तो अभी तक तो नहीं किया है। अच्छा, 3-4 महीने पहले हमको बताया गया था कि सरजू राय एक स्टालवर्ट नेता रहे। कहानी वही है ना, इनसे भी किसी ने संपर्क नहीं किया। ना, पार्टी भी इनको नहीं बना रही है। जैसे सरजुग राय हम लोगों के बहुत एक मित्र के तरह रहे ना, तो पूछ लिया, किसी कार्यक्रम में अकेले में थे, जानकारी के लिए उन्होंने कहा कि नहीं किया। अंत में हार के वो चले गए जनता दल यूनाइटेड में। तो अब ये चंपई सोरेन के आने से बीजेपी को कितना लाभ होगा इस समय माना जा रहा है। मेरे लिए ये मूल्यांकन करना कठिन है सामान्यतः, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं उसी रूप में चुनाव में परिणाम आए। मूल बात यह है कि वहां के जो स्थानीय कार्यकर्ता रहे हैं, जो वो उस समय 25 सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा अपने विद्रोहियों के कारण हारी थी। अगर आप परिणाम देखेंगे तो विद्रोहियों ने जितने वोट काटे थे उससे कम से बीजेपी हारी थी 25 सीट पर, और उसका कारण एक असंतोष था, गलत उम्मीदवार का चयन था, रघुवर दास के प्रति विद्रोह था। तो उसको बीजेपी अभी तक खत्म नहीं कर पाई। लोकसभा चुनाव में लोगों के सामने एक दूसरी परिस्थिति थी। वहां भी आप देखिए कि बीजेपी की सीटें तो बीजेपी को कुछ तो लाभ ही होगा ना इससे। देखिए, इससे एक वातावरण शायद बनाने की कोशिश हो रही है कि आदिवासी भी हमारे साथ है। चंपई सोरेन की छवि अच्छी है, ठीक है, एक ईमानदार नेता की है। प्रोग्राम में इसी तो प्रोग्राम में वो एक इमेज हो सकती है। सारे मेहमानों से पूछा था झारखंड को लेकर के उनका अभी तक का आंकलन क्या है, सबने कहा था बीजेपी के लिए बहुत नहीं, देखिए ये जल्दीबाजी दिखती है, ये जल्दीबाजी। देखिए अच्छी परिस्थिति है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी राज्यों का अनुभव यही है कि बाहर से लाए हुए नेताओं को उनके पार्टी के प्रतिबद्ध समर्थक और कार्यकर्ता बहुत जल्दी स्वीकार नहीं करते। आपने बताया ना कि आपने बात की कहीं, वो पूछा कि क्या इनको मिलेगा, तो अभी कोई कंडीशन नहीं है। मेरे को अभी ये बताया है, बाकी कुछ और बात हुई होगी तो अलग सबक तो बीजेपी ने भी लिया होगा कि बाहर से हम लोग लाते हैं तो हमारे अपने कार्यकर्ता जो है डिमोरलाइज होते हैं। सब चंपई सोरेन लेकिन बड़े नेता है। आरती जी, झारखंड जैसा प्रदेश, लोग कहते हैं 5 साल पहले भी बीजेपी जैसे बता रहे थे, ऐसा नहीं था कि बहुत मुश्किल में थी, लेकिन अपने किए से हारी, ऐसा लोग कहते हैं। बिल्कुल सौरभ, मैं झारखंड मैंने कवर भी किया है, और ये अभी जो हो रहा है झारखंड में, सबसे बड़ा मुझे लगता है लेसन जो इसमें से निकल के आ रहा है कि जो क्लैंस, जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं, वो परिवारवाद ट्राइबल पॉलिटिक्स में भी है, और वो आज की डेट में लग रहा है कि वो स्टेबल परिवारवाद पॉलिटिक्स नहीं है। वहाँ पे भी कैंप्स बन चुके हैं, और कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय सेट्रप्स है वो अपना फ्यूचर लोकल या प्रोविंशियल पार्टी में ही नहीं देख रहे हैं। वो उनकी भी एस्पिरेशंस, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस जो है वो बढ़ रही है, महत्वाकांक्षा बढ़ रही है कि वो बड़े प्लेयर बने, वो सेंट्रल लेवल पे खेले, वो राज्यसभा लोकसभा तक पहुंचे। ये छोटी पार्टियां नहीं दे सकती, ये नेशनल पार्टी दे सकती है। बिल्कुल, तो वो अपना फ्यूचर, मुझे लगता है बीजेपी में तो देखते ही है, एक बड़ा चंक जो है ट्राइबल लीडर्स भी वो अपना फ्यूचर बीजेपी में देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है इस सारे सिनेरियो में क्या कांग्रेस को भी फायदा हो सकता है? क्या जो ऑलरेडी बीजेपी के को मान रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हेमंत सोरेन बीजेपी के खिलाफ अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या वो इंडिया अलायंस के साथ, क्या उनका कोई अरेंजमेंट होगा? क्या हम आने वाले टाइम में देखेंगे कि ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं एक्चुअली बिखर के 2 बड़े खित्तों में, 2 बड़े कैंप्स में जा रही है, कांग्रेस का खित्ता, अपोजिशन इंडिया अलायंस और बीजेपी का? ये और सबसे बड़ी इशू जो इसमें रहेगा कि हेमंत सोरेन के खिलाफ जो करप्शन चार्जेस है, उसमें अगर ऑलरेडी आप देखें एक डिबेट तो ऑलरेडी हो गया है कि वो करप्शन में फंसाए गए, झूठे करप्शन में फंसाए गए, और दूसरा कैंप है कि नहीं, उन्होंने वाकई करप्शन किया है। और अगर ये साबित हो जाता है कि वो करप्शन उन्होंने वाकई में किया,
तो आप समझ सकते हैं कि जो ये ट्राइबल लीडर्स जो एस्पिरेशनल है, जिन्होंने अभी अगर आप देखें कि चंपई सोरेन जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो लग रहा है कि उनके एक वो स्टार्स देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपना राइज देख रहे हैं। तो वो सबको जो अपॉर्चुनिटी चाहिए जो सिर्फ परिवारों तक सीमित थी, और वो भी मतलब कांग्रेस एरा के टाइम के जो परिवार जिनको पावर मिली थी, हैंड ओवर की गई थी, और वही लगातार चला रहे थे। मुझे लगता है इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर का जो ये भी स्टेटमेंट आया 15 अगस्त को कि 1 लाख लोग जिनका कोई पीछे से बैकग्राउंड नहीं है पॉलिटिक्स में या पावर में, उनको वो लेके आएंगे, उभार के लाएंगे। मुझे लगता है ये एक इंडिकेटर है कि भारत की राजनीति बदल रही है। लेकिन ऐसा है कि इसमें मतलब विरोधाभास है कि वो भी अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो परिवारवाद खत्म होगा, हाँ। लेकिन नए परिवार आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी बीजेपी में सर झारखंड में मतलब लीडरशिप की लड़ाई किस किस के बीच में है? वही जो रघुवर दास जी तो गवर्नर बन गए, गवर्नर बना दिया उड़ीसा का, लेकिन अभी आप देखिए चुनाव हार गए खूंटी से। बाबूलाल मरांडी तो हुई, अभी अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए। अब अर्जुन मुंडा को यह लग रहा है कि अब मैं केंद्र में नहीं हूं तो कम से कम प्रदेश में अपनी दखलंदाजी बढ़ा दूं। तो बाबूलाल मरांडी और इनके दोनों की लड़ाई तो पहले से चल ही रही थी। अब प्रदेश के अंदर उनको लग रहा है कि सरकार बनने वाली है, तो अभी दावेदारी शुरू हो जाएगी प्रदेश के अंदर। पहले सरयू राय को लेकर चल रहा था कि सरयू राय को लेकर आ जाएगा, सरयू राय बड़े नेता ईमानदार है, उनको लाया नहीं गया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से 2 प्रभारी बनाए गए हैं दोनों, अब देखिए प्रभारी देखिए, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओबीसी लीडर है, बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को समझते हैं, पार्टी में उनकी बात को गंभीरता से लिया जाता है। और दूसरे हेमंत विश्व शर्मा जो आसाम के मुख्यमंत्री भी है, संगठन के आदमी हैं, जो तोड़फोड़ की राजनीति में भी एक सिद्धस्त माने जाते हैं। तो इन दोनों को अगर झारखंड के प्रभार और सह प्रभारी बनाया गया है तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सोच समझकर बनाया होगा, और उसका परिणाम अब दिख रहा है। ये वही शिवराज सिंह चौहान जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे तो ज्योतिराज सिंधिया ने अपने विधायकों के साथ विद्रोह किया था। उस समय शिवराज सिंह चौहान ज्योतिराज सिंधिया के साथ लगातार संपर्क में थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी ने आपके साथ धोखा किया है। और वही शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते, ज्योतिराज सिंधिया को पार्टी में लेकर आते हैं, कांग्रेस में टूट होती है, कांग्रेस की सरकार गिरती है और शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। आज शिवराज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी की कैबिनेट मंत्री है, झारखंड के प्रभारी है, और उन्होंने वही जो ज्योतिराज सिंधिया को जिस तरीके से लेकर आए थे, मुझे लग रहा है उसी तरीके से वो चंपई सोरेन से संपर्क में रहे। चंपई सोरेन को बताएगा कि आप मुख्यमंत्री थे लेकिन आपको देखो कैसे हटा दिया परिवारवाद की पार्टी ने, आपका विकास वहां कहीं भी नहीं होगा, आप भारतीय जनता पार्टी में आइए, आपको सम्मानजनक पद मिलेगा। अब क्या जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के शायद हुआ था, क्या वो झारखंड में होगा कि आप 10 विधायक ले आइए, आप मुख्यमंत्री बनिए, हम आपको समर्थन दे देंगे? ये हो सकता है क्या? ये चुनाव से 4 महीना पहले क्या मतलब है सर? सरकार तो इनके राज्य में चुनाव होगा ना, एक सरकार भी प्रशासनिक अधिकारी आपका है, आप कहां डीएम बनाना है, कहां एसपी बनाना है, हेमंत सोरेन पहले जैसा करोगे। हेमंत सोरेन पहले ही सहानुभूति बटोर रहे हैं कि मुझे देखो फर्जी मामले में जेल डाल दिया। नहीं, लेकिन अभी अब अगर इनके साथ कुछ खेला किया तो लेकिन ऐसा ना हो कि लेकिन अगर चंपई सोरेन अगर सार्वजनिक रूप से बोल देंगे कि हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार में लिप्त थे तो आदिवासी इस बात को मानेंगे, उनके क्षेत्र के ये संदेश जाएगा कि अगर चंपई सोरेन कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार किया था तो एक बड़ा वर्ग है झारखंड का जो इस बात को मानेगा। लार्जर पिक्चर समझिए, लार्जर पिक्चर क्या है? चुनाव होने जा रहे हैं अभी इस साल 4 राज्यों के अंदर, झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को भी छोड़ें क्योंकि वहां के डायनेमिक्स बिल्कुल ही अलग है, लेकिन ये जो तीनों राज्य हैं यहां स्कोर बहुत मैटर करता है कि हरियाणा कहां जाएगा, महाराष्ट्र कहां जाएगा। दोनों जगह भाजपा की सरकार है। एक ये है जहां पर एंटी इंकम्बेंसी का फायदा बीजेपी लेने की कोशिश कर सकती है झारखंड में, तो कम से कम वो अपना एक राज्य जो है वो तो सेट करना चाहती है। सर नहीं, देखिए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सोरेन परिवार को तोड़ा, सीता सोरेन को लाया, दुमका से वो चुनाव हार गए। क्यों हारी? क्योंकि भाजपा के लोगों ने, वो बाद में वहां की रिपोर्ट है जब समीक्षा में बैठी कि लोगों ने सहयोग नहीं किया वहां, क्योंकि राजपूतों के अंदर इस बार एक बार कुछ कारण से धनबाद में जो कुछ टिकट बंटवारे को लेकर के एक विरोध का भाव पैदा हो गया था, फॉरवर्ड कम्युनिटी में एक विरोध का भाव पैदा हो गया था, तो वो हार गई। गीता कोरा का इन्होंने टिकट दिया था कि हम गिरिडीह से जीत जाएंगे, गीता कोरा हार गई क्योंकि वहां भी बीजेपी के लोग उसके खिलाफ लगे हुए थे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोई चीज अभी दिखाई देती है
कि हमारे शायद इनके आने से चंपई सोरेन का सभी पार्टियों में संबंध है। और चंपई सोरेन बेसिकली झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, लेकिन बनवासी कल्याण आश्रम से बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद से बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। पुराने जो जनसंघ के लोग थे पहले वहां जो काम करते थे, बाबा आप्टे, जिसको देवदास आप्टे, अश्विनी कुमार, तो उन लोगों के साथ अच्छे रिश्ते रहे हैं। आदिवासी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने काम किया है बहुत ज्यादा। तो वो ऐसा नहीं कि उनका रिश्ते अभी हैं, तो उसके कारण बीजेपी कोशिश में हो सकती है। लेकिन अब देखिए बाबूलाल मरांडी का कोई स्टेटमेंट इस पर आना चाहिए था, वो तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनके जिम्मे सारा है। तो अभी इस समय इसका मतलब यह है कि ये कुछ और लोग इसमें लगे हुए जरूर होंगे। अभी तक शिवराज सिंह चौहान सामने नहीं आए हैं। शिवराज सिंह चौहान जब गए थे तो समीक्षा बैठक में बहुत हंगामा हुआ था वहां। तो भारतीय जनता पार्टी की अभी की समस्या जो है अपने आंतरिक कलह को ठीक करना है। अगर थोड़ा भी उसने सुधार कर लिया, कम से कम 15-20 ऐसे नेता हैं जिनसे बुला करके सेंट्रल लीडरशिप बात करके उनको कुछ सांत्वना दे, कुछ उम्मीद पैदा करे, तो हो सकती है। बाकी किसी को भी ले आएंगे इसका प्रभाव होगा, लेकिन अगर आपके लोग वहां लग जाएंगे ना, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। तो मुश्किल होगी, क्योंकि ये जो क्षेत्र है चंपई सोरेन के कुछ क्षेत्रों में लोग तो 14 क्षेत्र कह रहे हैं, मान लेते हैं मैं 10 से 11 क्षेत्रों में इनका हो भी जाएगा, लेकिन उस 10 से 11 क्षेत्रों में एकल विद्यालय है, बनवासी कल्याण आश्रम है, और सबसे बड़ा आंदोलन इस समय जो चल रहा है जनजाति सुरक्षा मंच बनवासी कल्याण आश्रम का, वो इसके लिए लड़ रही है कि जैसे दलितों के धर्म परिवर्तन पर और कन्वर्जन बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, उनको आरक्षण नहीं मिलता है, लेकिन अगर आदिवासी कोई धर्म परिवर्तन कर ले तो आदिवासी भी रहते हैं और उनको आरक्षण भी, उसका अल्पसंख्यक का भी मिलता है। बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं वहां क्षेत्र में, और आदिवासी खुद निकल के आए हैं। तो एक बड़े आंदोलन के कारण या तो भारतीय जनता पार्टी इन आंदोलनों के असर को नहीं देख पाई है कि इनके रैलियों से इतनी बड़ी बड़ी संख्या में स्वयं आदिवासी लोग निकल के उन रैलियों में 5 साल पुरानी परिस्थिति में ही है भाजपा, आज भी अपनों से ही खतरा, अपनों से ही खतरा। तो पूरा लोकसभा चुनाव बीजेपी, आखिर उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है आप बताइए? उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, ये 2 जगह का परिणाम क्या है? वो जो बाकी लोग कह रहे हैं कि राजस्थान में क्या है, तो इसीलिए कह रहा हूं मध्य प्रदेश, गुजरात में इसलिए बीजेपी जीत गई 10% वोट कम होने के बावजूद। वहां देखिए दोनों राज्य में रिकॉर्ड वोटिंग कम हुई कि कांग्रेस वहां लगभग रही ही नहीं। अच्छा ठीक है, एक ब्रेक का वक्त होने वाला है आरती जी, लेकिन मैंने पूछा था सबसे झारखंड की परिस्थिति क्या लगती है चुनाव के लिए आपके हिसाब से, कौन आगे कौन पीछे? देखिए मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान होगा। इनफैक्ट सभी पैनलिस्ट अगर आप गौर से सुने तो कोई भी ये कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता है कि बीजेपी जो है चुन के आएगी और बहुत स्मूथली मेजॉरिटी में आएगी। मुझे लगता है समीर जी थे कॉन्फिडेंट बड़े कल झारखंड को लेकर के। मुझे अच्छा हो सकता है कल थे, पता नहीं आज मुझे कल थे, आज है कि नहीं। बीजेपी को एज है, एज जरूर होगा, लेकिन क्या कॉन्फिडेंटली वो मेजॉरिटी में आ पाएंगे, मुझे उस पर डाउट है। क्योंकि एक सबसे बड़ा नेगेटिव जो उनके खिलाफ जाएगा, जब बाहर के लोग, जब जेएमएम के लोग अगर अंदर आ जाते हैं बीजेपी के, तो अंदर जो कलेश पैदा होगा उससे नुकसान हो सकता है। आप अग्री कर रही हैं? देखिए अगर चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ देते हैं, मान लीजिए पार्टी तोड़ देते हैं और बीजेपी में आ जाती है, तो लोगों के पास विकल्प की समस्या पैदा हो जाएगी, किसको वोट दे। वो चले सर, झारखंड की बात हमने की। देखिए अभी हमने यूपी में टीचर भर्ती 69,000 उसको लेकर के हाईकोर्ट का फैसला आया, वो भर्तियां निरस्त कर दी गई। इसको लेकर राहुल गांधी बड़े आक्रामक हुए अचानक, और इसमें पूरा विपक्ष आप देखिए तो एक सुर में बात कर रहा है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इवन मायावती। अब उसमें दूसरा हो गया, यूपीएससी ने 45 ऐसी भर्तियां निकाली हैं लैटरल एंट्री की, बाहर से विशेषज्ञों को सरकार में शामिल किया जाएगा, जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी और डायरेक्टर के पद हैं। अब इसको लेकर के भी विपक्ष हमलावर हो गया कि भाई इसमें तो आरक्षण होगा नहीं, तो तुम फिर बड़े पद जहां पर हैं वो तुम अपने लोगों को दे रहे हो, उसकी बंदर बांट कर रहे हो, और जिसका आरक्षण बनता है उसको नहीं मिलेगा।